ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया एक नया चैप्टर जिसका नाम था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे हमारा जो इनकम है अदर सोर्सेस वाला 56 में, वो जो भी इनकम उसको ले लेंगे। उसके बाद उससे हम माइनस कर देंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो कि अलाउड है अंडर सेक्शन 57। फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड नहीं है, हमको उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, दैट इज अंडर सेक्शन 58, उसको हम ऐड बैक करेंगे। और कुछ डीम्ड इनकम है जिसको हम ऐड बैक करेंगे सेक्शन 59 वाली। और जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना रहेगा। फिर हमने देखा था सेक्शन 56 जो कि है आपका चार्जिंग सेक्शन, जो कहता है कि आपका हर एक इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा प्रोवाइडेड वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए और वो इनकम बाकी के 4 हेड में नहीं आनी चाहिए। सेक्शन 56 ने 2 तरीके की इनकम के बारे में बताया था, एक जनरल इनकम, दूसरी स्पेसिफाइड इनकम। स्पेसिफाइड इनकम गवर्नमेंट खुद बता दे रही है इनकम टैक्स के थ्रू कि भैया कौन कौन सी इनकम को आप अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानोगे, जैसे कि डिविडेंड हो गया, कैजुअल इनकम, लॉटरी, पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग। देन उसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड एनहेंस कंपनसेशन। उसके अलावा इनकम फ्रॉम सबलेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी, एक वैकेंट प्लॉट है आपने भाड़े में दे दिया, उससे जो पैसे आया वो आपका हो गया अदर सोर्सेस। कॉम्पोजिट रेंट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। एडवांस मनी किसी की फॉरफिट करते हो तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। फॉरेन लैंड में अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है वहां से कुछ इनकम होती है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगी। आपको गिफ्ट मिल गया आपके बर्थडे पे, आपकी शादी पे, आपके नहीं शादी तो चलो एग्जाम्प्ट है, आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिल गया, या एक स्पेशल सीजन आता है फेब 8 से फेब 14 कुछ एक होता है बेवकूफ वाला डे, उस समय अगर आपको कुछ अगर मिल गया तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। देन कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको कुछ पैसे मिल गए तो वो आपका हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन मिलता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन लोन, एमपीएमएलए का इनकम, टैक्स इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर का इंटरेस्ट, रॉयल्टी इनकम, टर्मिनेशन आपकी हो गई एम्प्लॉयमेंट की, उसके लिए जो कंपनसेशन मिला वो, कुछ अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम है वो, आपने प्लांट एंड फर्नीचर को लेट भाड़े पे दिया उससे जो इनकम हुआ वो, शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किया, और आपका डिवेंचर गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला। तो इतनी सारी, ये सब क्या स्पेसिफाइड है, इनसे अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो आपका किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमने सेक्शन 56 में क्या लिखा था वो हमने लिखा था। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे हमारा इस टेबल को अगर आप देखोगे 56 का हमने ओवरव्यू ले लिया। अब हम देखेंगे अलाउएबल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 57 कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और आप उसको अदर सोर्स वाली इनकम से माइनस कर सकते हो, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको जरा लिख लेते हैं। मेरी आज की जो हेडिंग है, आज तारीख है 19 अगस्त 2020। आज का टॉपिक है डिडक्शन allowed अंडर सेक्शन 57। सेक्शन 57 के अंदर कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि आपकी अलाउड हो जाएगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी लिखिए, आपकी नोटबुक और पेन रेडी रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, एनी रीजनेबल सम, एनी reasonable sum paid
any reasonable sum paid by way of commission or remuneration, by way of commission or remuneration for the purpose of realizing dividends. कौन से डिविडेंड? अदर देन 115 ओ, अदर देन सॉरी अंडर सेक्शन, अदर देन अंडर सेक्शन 115 ओ और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? प्लीज कट नहीं बीच सर, में कट बहुत रहा है। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है बीच में? बहुत ज्यादा सर। ओके फाइन, लिखिए। नेक्स्ट नंबर 2, contributions to ESI। ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कमा EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, कमा those recovered from the employees, comma paid before due dates, under relevant acts, लिख लीजिए पहले, फिर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। थर्ड वन इज repairs, comma insurance and depreciation of building, comma plant and machinery and furniture। Fourth one is one third of
family pension, 1/3 of family pension or rupees 15,000 or rupees 15,000, whichever is less. 1/3 of family pension or rupees 15,000, whichever is less. Fifth one, any other expenditure not being capital expenditure, not being capital expenditure, wholly and exclusively incurred to earn such income, Now sixth one, 50% of interest received, 50% of interest received on account of compensation or enhanced compensation, देखिए लिख लीजिए इतना, फिर डिस्कस करते हैं। लिख लिया। लिख लिए सारे के सारे? यस सर। ओके सर लास्ट पॉइंट थोड़ा देख। 50% of interest received on account of compensation और enhanced जी compensation। सर हो गया सर। हो गया। तो देखिए अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाते हैं और वो अदर सोर्स से रिलेटेड ये नीचे दिए गए अगर कोई भी 6 खर्चे अगर हो रहे हैं तो हम उसको अलाउड करेंगे। मतलब ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपका इनकम कौन सा था आपको याद है? जैसे कि ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है आपका? इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, तो मान के चलो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास एक मशीनरी है, मशीनरी कैसी है? कुछ इस तरीके की है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास एक मशीनरी है, मुझे बताइएगा वो मशीनरी क्या चीज की मैं बना रहा हूं। ठीक है सर आटा चक्की क्या? यस आटा चक्की। वेरी गुड। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक आटा चक्की, ये एक मशीनरी मैंने खरीदी। मैं क्या किया, इस प्लांट एंड मशीनरी को, ये तो प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी में आ जाएगा, मैंने इसको दे दिया आशीष को, मैंने इसको लेट आउट कर दिया, मतलब भाड़े पे दे दिया। आशीष क्या करेगा? आशीष इस मशीनरी को यूज करेगा और इससे आटा बनाएगा, आशीर्वाद आटा, आशीष का आशीर्वाद। ठीक है, अब वो उसको जो भी करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या मिलेगा? मुझे आशीष से पैसे मिलेंगे। कितने? मान लो 20,000
पर मंथ। ठीक है, अब आपको क्या लगता है आशीष अगर मेरे को 20,000 पर मंथ दे रहा होगा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, उसका क्या एक्सपेक्टेशन होगा? उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि ये जो मशीनरी है आटा चक्की, ये जो प्लांट एंड मशीनरी मैं इसको दे रहा हूं, इसका मेंटेनेंस मस्त होना चाहिए, मतलब इसकी रनिंग एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसके ऊपर उसका कोई भी काम खराब नहीं होना चाहिए, एकदम टिपम टॉप चलनी चाहिए मशीनरी। तो उस चीज के लिए अब भैया जब मैं पैसे कमा रहा हूं, अगर सपोज ये इधर मैं हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस मशीन के ऊपर खर्चा करता हूं। अगर 20,000 पर मंथ कमा रहा हूं ना, तो मान के चलो मैं इस मशीन के ऊपर 5,000 रुपए पर मंथ मैं उसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा करता हूं। जैसे कि ये आटा चक्की का कुछ ऑयलिंग वगैरह हो गया कराने का, इसका जो एक ये लगता है ना बेल्ट लगता है इसके ऊपर, मतलब एक यहाँ पर मशीन रहेगी मान लो, और ये मशीन एक यहाँ पर इसकी चक्की लगी है, यहाँ से ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट लगता है, तो मतलब ये इधर से मशीन मोटर घूमेगी, वो रबड़ घूमेगा, रबड़ इस चक्की को घुमाएगा और आटा कटिंग होता है। तो ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट घस जाता है, तो हमको इसको रिप्लेस करना पड़ता है रेगुलर। तो मान लो ये बेल्ट मैं रिपेयर कराता हूँ, चेंज करवाता हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैकेनिक को बुला के हर महीना इसका अच्छे से सर्विसिंग करवाता हूँ कि भैया खोल के साफ कर दो, या अंदर का उसका जो ग्राइंडर है वो ग्राइंडर चेंज कर दो अगर जरूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से मैं खर्चा करता हूँ। ये खर्चा मैं किस लिए कर रहा हूँ? द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपकी जो ये इनकम हुई 20,000 पर मंथ, ये आपकी कैसी इनकम है? ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को कमाने के लिए आप बताइए, क्या ये वाला खर्चा मुझे करना जरूरी है कि नहीं है? बताइए, इस इनकम को कमाने के लिए क्या ये रिपेयरिंग का खर्चा मुझे करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? पड़ेगा सर। सर। डेफिनेटली पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि चलो हम आपको ये एक्सपेंस अलाउड किए। तो यहाँ पर सीन क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम हो जाएगी 20,000 पर मंथ, लेकिन उससे खर्चा माइनस हो जाएगा 5,000 पर मंथ, और जो बैलेंस बचा दिस इज माय टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ में आया? जस्ट बिकॉज ये जो खर्चा है ये सेक्शन 57 ने हमको अलाउ किया कि आप इसको दिखा सकते हो। देखिए हमने लिखा था, दोनों चीज दिखाता हूं आपको मैं। सबसे पहले हमने इनकम में देखा था, ये वाला पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर आप भाड़े पे देते हो तो उससे जो पैसा आया वो आपका इनकम होगा अदर सोर्सेस का। और ये इसने मेंशन कर दिया ये कौन सी इनकम है, अगर आपको याद हो तो ये आपका स्पेसिफाइड इनकम है, जो कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में बताई गई है, पूरे लिखित तौर पे एक्ट ने लिख के दे दिया। और इसी इनकम से रिलेटेड अभी नीचे क्या बोल रहा है, अगर ये जो खर्चा हो रहा है, 3 नंबर पॉइंट पढ़िए। 3 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर रिपेयर कराते हो, इंश्योरेंस कराते हो, या डेप्रिसिएशन होता है किस चीज का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, या फर्नीचर का, तो हम उसको एज ए खर्चा आपको अलाउ करेंगे। बात समझ में आई आपको? एकदम लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इस चीज की, जैसे फैमिली पेंशन वाला हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फैमिली पेंशन अगर आपको मिले तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। ये देखिए इस पॉइंट में हमने देखा था कल कि फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होती है। इसी से रिलेटेड ये बोल रहा है हम खर्चा अलाउ करेंगे। कितना अलाउ करेंगे? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम कोई मेरे को बता पाएगा? ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग वेरी गुड, सॉल्यूशन। ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन। हाँ बहुत अच्छे, सब तरक्की करोगे। ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, दुनिया की नंबर 1 कंपनी। अभी ट्रू एंड फेयर ने सोचा था कि चलो रिलायंस को ही खरीद लेते हैं,
बट फिर उसने प्लान ड्रॉप कर दिया। खैर, तो ट्रू एंड फेयर उसका एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय का नाम था, मान लीजिए, मिस्टर चतुर्भुज। मिस्टर चतुर्भुज, ये एक एम्प्लॉय था। अब ये रिटायर्ड हो गया, ठीक है। रिटायर्ड होने के बाद इसको मिलता था पेंशन, ठीक है। तो ये इसके लिए तो एग्जेम्प्ट इनकम थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये मर गया, अब ये पर्सन मर गया, डेड। अब क्या हुआ? अब ये पेंशन जा रही है मिस्टर चतुर्भुज की फैमिली को। तो गवर्नमेंट बोलता है कि सुनो भैया फैमिली वाले, आपने क्या किया यहाँ पर? आपने तो कुछ नहीं किया, आपको तो फ्री फोकट का धन मिल रहा है। आपको यहाँ पर फ्री फोकट का धन मिल रहा है, तो ये आपके लिए हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम आपको इसके ऊपर एक खर्चा अलाउड करेंगे। अलाउ क्या करेंगे? 1/3 ऑफ पेंशन जो आपको मिल रही है, या फिर ₹15,000 विच एवर इज लोअर, वो हम आपको अलाउड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इसको कि अगर इसका रिटायरमेंट, इसको पेंशन मिलता था 60,000 रुपए, तो अब अगर ये मर गया तो उसके फैमिली को मिलेगा कितना? 60,000 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है जितना पेंशन मिलेगा ना, उसका 1/3 हम निकालेंगे। कितना आएगा? 20,000 रुपए। और 1/3 निकालेंगे और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे उस 1/3 को 15,000 रुपए के साथ। इन दोनों में whichever is lower जो होगा उसको हम आपको अलाउ कर देंगे कि वो आपका खर्चा हुआ होगा। तो इसमें से मुझे बताइए लोअर कौन सा है? तो हमारे इस वाले केस में लोअर हो गया ₹15,000। तो ये मेरे को हो जाएगा एज अ अलाउड डिडक्शन। तो इनकम कैसे कंप्यूट होगी? इनकम कंप्यूट होगी देखो इस तरीके से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना? 60,000 रुपया माइनस सेक्शन 57 वाला अलाउड डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा मुझे यहाँ पर? 1/3 1/3 या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर लोअर कौन सा है? 15,000। तो बैलेंस जो बचा 45,000, इसके ऊपर मुझे नेट टैक्स देना पड़ेगा। ये हो जाएगा मेरा टैक्सेबल। समझ में आया आपको? तो कुछ इस तरीके से इसकी कहानी है। किसकी? ये जो खर्चे हैं जो आपको अलाउड होंगे। अगर थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, जैसे कि आप ये ले लो पहला वाला, एनी रीजनेबल सम। हाँ, यहां पर आके कहानी ट्विस्ट आ जाती है। रीजनेबल भैया, जो अमाउंट इन्वॉल्वमेंट है वो रीजनेबल होना चाहिए, बट कैसा अमाउंट? ऐसा अमाउंट जो आपने पे किया, पेड बाय, कैसे पे किया? बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन। क्यों पे किया? फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग डिविडेंड। भैया डिविडेंड रियलाइज कराने के लिए आपने क्या किया? आपने किसी को कमीशन पे किया, लेकिन डिविडेंड कौन सा होना चाहिए? अदर देन 115O। 115O वाला कल में डिस्कस किया था। वो क्या कहता है? जब कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट कर पे करती है, तो उस इनको इंक्लूड मत करो। ऐसा डिविडेंड जो 115O में कवर नहीं होता, वो डिविडेंड निकलवाने के लिए अगर आपने किसी को कमीशन दिया और वो अगर रीजनेबल हुई तो हम उसको अलाउड करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। लेट्स सपोज ये कंपनी है, कंपनी का नाम है शर्मा एंड वर्मा। ये कंपनी है, ठीक है, शर्मा एंड वर्मा लिमिटेड। चलो
ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से जब हिस्सा बांटेगी तो उसे क्या कहेंगे हम? डिविडेंड। ठीक है, तो मान लीजिए ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं काटती, मतलब फॉर एग्जांपल 1,05,000 रुपये आपका डिविडेंड बनता है जो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। तो इस शेयर होल्डर ने क्या किया? इस शेयर होल्डर ने मान लीजिए एक पर्सन को पकड़ा, मिस्टर सी। मिस्टर सी को इसने पकड़ा और इसने बोला कि मिस्टर सी, आप ये जो मेरा पैसा है ये मुझे निकलवा दो, बदले में मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो मिस्टर सी का काम ही यही है कि वो कंपनियों से पैसे निकलवाता है। तो मिस्टर सी क्या किया? मिस्टर सी गया इस कंपनी के पास और इसने कहा कि भैया आप मेरे क्लाइंट का जो डिविडेंड वाला पैसा है वो रिलीज कर दो। मिस्टर सी के जाने के बाद इस कंपनी ने क्या किया? ये जो डिविडेंड है 1,05,000 ये इसको रिलीज कर दिया, मतलब पे कर दिया। तो ये जो 1,05,000 इसको डिविडेंड मिला, ये कैसा डिविडेंड है? जिसके ऊपर की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, मतलब ये सेक्शन 115O वाला नहीं है। तो इस शेयर होल्डर के लिए, इस शेयर होल्डर के लिए इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई इसके लिए 1,05,000। लेकिन ये कैसी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इस इनकम को कमाने के लिए शेयर होल्डर ने मिस्टर सी को क्या दिया था? कमीशन। तो हमको एक्ट क्या कहता है? एक रीजनेबल अमाउंट अगर है तो वो अलाउड होगा। तो अब रीजनेबल अमाउंट क्या होता है? 2, 3, 4% ऐसे होता है, ठीक है ना। तो मान लो इसने क्या किया? 5,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल इसने कमीशन दे दिया 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा? इनकम हुई इसकी 1,05,000 रुपया, जिससे खर्चा अलाउड हो जाएगा 5,000 रुपये का एज ए कमीशन। जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचेगा आपका? पूरा 1,00,000 रुपए। ये जो 1,00,000 रुपए है ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। समझ में आया आपको? अब मान लीजिए कि ये जो कमीशन पे किया, ये कमीशन पे किया फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए। क्यों? क्योंकि जिस शेयर होल्डर को, चलो इसको मैं नाम देता हूं, इस शेयर होल्डर का नाम है मान लीजिए मिस्टर मानस। अब मिस्टर मानस क्या बोल रहा है कि नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो रहा था? 1,05,000 का इनकम हुआ था, 5,000 का खर्चा मेरा हो गया, 1,00,000 मेरा इनकम हुआ और इसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया। तो अगर क्यों ना ऐसा करें कि ये जो 1,00,000 का इनकम है इसी को कम कर दें, तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो मानस ने थोड़ी सी होशियारी दिखाई। मानस ने दिखाया इनकम टैक्स वाले को कि सर मेरा इनकम हो रहा है 1,05,000 रुपए, जिसमें से मैंने कमीशन पे कर दिया मान लो 50,000 रुपए। तो बैलेंस जो बचा 55,000 रुपए, ये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है और इसके ऊपर आप लोग टैक्स ले लीजिए। तब इनकम टैक्स वाले जब देखेंगे इस चीज को तो वो लोग बोलेंगे कि भैया ये अमाउंट जो है ये आपका हम अलाउड नहीं करेंगे। मुझे बताइए क्यों नहीं करेंगे? मुझे बताइए क्यों नहीं करेंगे? फटाफट बताइए। नॉट जेन्युइन सर, जेन्युइन नहीं है और क्योंकि आधा हो जाएगा। यस, ये अमाउंट हमको रीजनेबल नहीं लग रहा, इसीलिए इसको अलाउड नहीं करेगा। अब बात आती है कि सर रीजनेबल को हम कैसे प्रूव करेंगे? हो सकता है कि इस चीज में ये रीजनेबल हो, जेन्युइन हो, मतलब ये कंपनी शर्मा एंड वर्मा ऐसी कंपनी है जिससे पैसे जल्दी से निकलते ही नहीं है, और अगर आपको निकलवाने हैं तो आपको कुछ ऐसे आदमी को देना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा पैसा लेता है। अगर ऐसा कुछ केस है तो भैया बात किस किस के बीच में होगी? एसएससी के बीच में होगी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में होगी। एसएससी को, असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस करना है कि भैया ये जो पैसा मैं दिया हूं दिस इज रीजनेबल। अब अगर ये मान जाता है तो भैया 55,000 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर ये नहीं मानता तो क्या होगा? एसएससी को 1,05,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।
और अगर ये दोनों का डिस्प्यूट होता है तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग आगे फिर अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील कहाँ करेंगे, एपीलेट अथॉरिटी। इनकम टैक्स में एपीलेट अथॉरिटी होती है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT, वहां जाके वो अपील करेंगे और दोनों केस लड़ेंगे। यहाँ पर बात नहीं बनी तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, वहां पर भी अगर बात नहीं बनी तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां भी और तो कुछ उपाय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन हो गया वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात यहीं पर ये थी कि भैया अमाउंट कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और आपको रीजनेबल को प्रूफ करना है, दैट्स इट। क्या आपको समझ में आया ये चीज, जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, सिमिलरली अब दूसरा एक देखिए कि अगर आपको यहाँ पर पहले इनकम दिखाता हूँ, आपको एक कंपनसेशन मिला था, याद है, कंपनसेशन रिसीव्ड एंड एनहेंस कंपनसेशन रिसीव्ड, जहां पर गवर्नमेंट, ये रहा, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, जहां पर गवर्नमेंट आपकी लैंड वगैरह कुछ एक्वायर कर लेती है कंपलसरी और उसके ऊपर फिर आपको क्या देती है, कंपनसेट करती है, और उस कंपनसेट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है या जो कंपनसेशन आपने एनहेंस करवाया अपील करवा के, वो एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर भी अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट आपका कैसा हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने आपको खर्चा अलाउड करवाया है, कितना, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मान लो अगर मुझे इंटरेस्ट मिला 2 लाख रुपए का, तो जिसमें से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट मेरे को बोलती है जा बेटा एग्जम्पशन ले ले और सिर्फ 1 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दे, तो ये 1 लाख मेरा हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो आप भी देखिए अभी तक जो हम डिस्कस किए ना, इनकम टैक्स टफ नहीं है, बस वास्ट हो जाता है, लिमिट बहुत सारी याद रखनी पड़ती है, 15,000 और 1/3 विचएवर इज लोअर, या फिर अगर आपको रेसिडेंट का जो कंडीशन याद होगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 वाला, जिसमें क्या था, 182 डेज और मोर, पिछले 4 साल में 365 दिन और मोर, या फिर पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट, या पिछले 7 साल में 730 दिन और मोर, ये सब क्या है ना, बहुत सारी लिमिट आ जाती है। जब ऐसे लिमिट आ जाती है ना तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स इज वेरी गुड, बहुत ही सिंपल सा है। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इनकम टैक्स इतना भी टफ नहीं है जितना लोग इसको बोलते हैं? प्लीज जेन्युइन बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स टफ है? हमारा अभी तक का डिस्कशन के हिसाब से बताइए, क्या इनकम टैक्स आपको टफ लग रहा है? नहीं, बट सर सेक्शन sir. सब जैसे मेरे याद रखना पड़ रहा है खाली बस। बस इसमें सारा वो खेल भूल जा रहे हैं याद का है, बहुत। उसके लिए एक ही उपाय है। सर नया बुक बहुत बड़ा भी है सर, आप पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है, बुक पढ़ने से नहीं आएगा। बुक देखो क्या है, अगर आप एक्चुअल एक्ट पढ़ने जाओगे तो और भी बड़ा है, फिर एक्ट के साथ रूल भी पढ़ा है, फिर सर्कुलर्स वगैरह भी है, तो अपने आप में बहुत वास्ट है। रियल वर्ल्ड में इतना सारा कोई एक बंदे को याद नहीं रहेगा, तो इवन आज के डेट में जो बड़े बड़े प्रोफेशनल भी हैं या इवन जिन्होंने ये बुक भी लिखी है ना, वे लोग को भी पूरा याद नहीं होगा। वे लोग क्या करते हैं, बुक अपने पास हमेशा रखते हैं, जब किसी क्लाइंट का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट आता है वो लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाते हैं और उस केस को रेफर करते हैं और फिर अपना एक उसको गाइडेंस देते हैं, उसको एक कंसल्टेंसी देते हैं। समझ में आया? चाहे कितना भी बड़ा फर्म क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सीए क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एडवोकेट क्यों ना हो, किसी को भी ये एक्ट पूरी तरीके से याद नहीं रहने वाला कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको भी इतना याद नहीं हो रहा तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये इस पेपर का नेचर ही ऐसा है। ठीक है, तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे।